अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अमजद साबरी आज हमारे दरमियान नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस शख्स ने आँख खोली, उसने सांस लिया, मर्द या औरत, उसने एक दिन अपने खालिक हकीकी के पास जाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी की उम्र हो या उसको कोई बीमारियां हों या कुछ हो तो फिर तसल्ली हो जाती है, दिलासा होता है। नागहानी कत्ले आम पे इंतहाई दुख भी होता है और शिद्दत गम भी होता है, और ये भी नहीं समझ आता कि इंसान अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाले और किस तरह से निकाले। और जैसे ही अमजद साबरी साहब की पहले ज़ख्मी होने की खबर आई और उसके चंद यानी थोड़ी देर के बाद उनकी शहादत की भी खबर आ गई, मैं तो कहूँगा शहीद हैं वो। और यानी एक पाकिस्तान में एक लेगेसी जो है उसका इख्तिताम हो गया, और एक फ़न ऐसा जो है जो उनके घराने से ताल्लुक़ था वो अब उसका चिराग जो है गुल कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उनकी शहादत हुई और उसके बाद जिस तरह से बयानात का एक तांता ना ख़त्म होने वाला बन गया, तो मैं परेशान हो गया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअली। अगर तो वो सिर्फ ताज़ियती और मज़म्मती बयानात रहते तो बहरहाल समझ में आता था, गम और गुस्सा भी समझ में आता है। लेकिन जब उसमें एकदम से बताया जाए कि जनाब फ़लाँ ज़िम्मेदार हो सकता है, फ़लाँ ज़िम्मेदार है, तो फिर इंसान के कान खड़े होते हैं कि शोर मचाने वाला इतना ऊंचा ऊंचा शोर मचा रहा है, उसकी क्या वजह है। जब भी कोई मर्डर होता है तो पुलिस दुनिया में जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसकी पहली जो सोच होती है वो ये होती है कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इस मर्डर का बेनिफिट किसको मिलता है। खैर, ये तो आइंदा चंद दिनों में ये मुअम्मा खुलेगा और ये गिरा जाके खुलेगी कि कौन कौन इसका बेनिफिशरी है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब नदीम नुसरत के बयानात मैंने सुने और मैंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के बयानात सुने। इतने वो सीनियर आदमी हैं, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि धमकियाँ किससे मिल रही थीं साबरी साहब को। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर 5 दिन पहले उनको उन्होंने बता दिया था तो क्या उन्होंने रेंजर्स को कॉल करके इन्फॉर्म किया, क्या उन्होंने पुलिस को कहा कि जनाब पर्चा करें इसके ऊपर, अमजद साबरी को कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं और फ़लाँ फ़लाँ वजह से आ रही हैं। क्या उन्होंने कोई हल्का अहबाब है जिसको कहा हो, या MQM के रज़ाकार जो हैं उनको कहा हो कि वो जाएं और उनकी हिफाजत में मामूर हों। क्या उन्होंने इस बात का सोचा कि लियाकताबाद का वो अंडरपास जहाँ पे साबरी साहब की शहादत हुई, वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, और कोई और जो है जब आता है तो हर एक के यानी को पता चल जाता है वहाँ पे कि क्या हो रहा है उस मूवमेंट में। क्या उसकी भी उन्होंने कोई छानबीन की कि एकदम से इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। ये सारी बातें जो हैं इनके जवाबात तो अगले चंद दिनों के बाद ही मिलेंगे, और अभी अगर उस पर तबसरा किया जाए तो वो बहुत कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी और बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंसान बात कर सकता है। मेरे साथ आज हमारे बड़े पुराने दोस्त एक जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं और एंकर भी ARY से, और अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो मेरे साथ हैं टेलीफोन पे। अली जैदी साहब को मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इस वजह से नहीं लिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज इनको इस वजह से लिया कि अमजद साबरी के बड़े करीबी ये दोस्त रह चुके हैं, 25 साल पुरानी रफाकत थी इनकी। बट भट्टी साहब, अमजद साबरी से पहली बार जो मेरी मुलाकात हुई थी वो मैं उस वक्त गया था लंदन में, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बर्थडे का फंक्शन था, और उस मैंने उनको सुना वो तो था, और बहरहाल वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, लेकिन ये कि वहाँ मेरी उनसे बिलमुशाफा पहली बार मुलाकात हुई थी। और उस बाद ARY के प्रोग्राम्स में क्योंकि उनका हाजी रऊफ़ साहब से बड़ा लगाव होता था, और वो कव्वाली की वजह से, और हाजी साहब आपको पता ना कव्वाली के तो आशिक हैं, तो वहाँ पे उनके साथ तो उनके घर पे भी और दफ्तर पे भी बड़ी दफ़ा मुलाकातें हुई। ऐसे नेक आदमी को और ऐसे पुरखुलूस इंसान को मारने वाला तो इंशाल्लाह ज़रूर जहन्नुमी है। मौला की मौला जाने, मैं फैसला तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, बद्दुआ ज़रूर दे रहा हूँ अगले को कि वो तो जहन्नुमी है। और अल्लाह ताला इनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, आप
मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, नंबर एक तो वो शहीद नहीं हुए, उन्हें मरवाया गया है। मरवाया किसने गया है? आपके ताकतवरों ने, आपके इक़्तिदार वालों ने, आपके हुक्मरानों ने। नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? फौज गली मोहल्लों में जाके टेररिस्टों का मुकाबला नहीं कर सकती। ना फौज इस काम के लिए बनाई जाती है, ना होती है, ना बन सकती है। जब आपने ज़रब शुरू किया तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसका 80% हिस्से पर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लिहाजा कातल जिंदा हैं और हमारे सामने हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, फिर वो आपके यार पैमरा शैमरा का नोटिस आ जाएगा, कोई जो छोटा सा फ्रडिया सा जाके किसी अदालत में सू कर मेरे देगा। ऊपर तो वैसे ही बहाना ढूंढ रहे हैं। देखें, मैं मोहतरम अमजद साबरी साहब को कुछ अर्सा कबल कराची में सलमान साहब की भांजे की शादी थी, वहाँ ये तशरीफ लाया और इन्होंने कवाली पड़ी, और जिसमें जो हाजी रऊफ साहब कह रहे हैं, हाजी रऊफ साहब ज़ारो कतार रो पड़े, और मेरे जैसा गुनाहगार भी आंखों में आंसू निकल आए। लेकिन इसमें मजम्मत नहीं करूंगा मैं। मुझे बताएं, अगर इसको बकौल फरूक सत्तार साहब के, वो अपने कद से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर उनको पता चल गया था कि इसको मारा जा सकता है, तो मारे जाने वालों की पहचान फरूक सत्तार साहब से ज्यादा तो किसी को नहीं दुनिया में हो सकती। इनके पास तो अपनी एक फौज है, 4-6 मुहाफिज साबरी साहब के साथ लगा देते। उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं की, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। आपकी सिंध हुकूमत मुलव्वस है। कहां आज तक वो सौलत मिर्जा से लेकर उजैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री के गुनाहगारों की, डॉक्टर आसम के अलावा हजारों इंकशाफत की है हम शख्सियात के बारे में, आपने किसी एक अहम शख्स को नहीं गिरफ्तार किया। आपका ये सिस्टम कातल है इसका साबित। आपके तो नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हुए हुए हैं 5-5 लीडर्स के, लेकिन उनको को फोन तक नहीं करता। देखिए वैशर साहब, हम रोते हैं, लेकिन क्या इन हुक्मरानों को जो कोताहियां गलतियां बरतते हैं, अपने लिए 4-4, 5-5 हजार मुहाफिज सरकार के लिए फिरते हैं, क्या लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं? कातल तो ये है। आप कह सकते हैं कातल को कहां ढूंढ रहे हैं? कातल मेरे सामने है, मुझे पता है हुक्मरान वक्त कातल है। भाई आप बताएं ना, आपने अब से कोई दर्जनों लोग पकड़े गए, उनके इंकशाफात लोगों को क्लियर कर दें, गलत फहमी जा रही है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना करने की वजह से आप नहीं, यकीनन 100% साहब मैंने गुजारिश की है कि कभी भी फौज गली मोहल्लों में नहीं कर सकती। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं करेंगे, ऐसे नुकसान मजीद होते रहेंगे। मैं बताऊं, ये खत्म नहीं हुआ। ये गलत लोग जो कह रहे हैं खत्म हो गया। लियाकताबाद एरिया किसका? मैं और आप, कोई अननोन आदमी चले जाना, अंदर वायरलेस पे एक मैसेज चले जाता है कि फलां आदमी मशकूक पहली दफा इस इलाके से गुजरा है। भाई दो लोग, एक पहले किडनैप कर लिया गया। क्या वो इलाका गैर है? क्या वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता? क्या वो सिंध पुलिस की ड्यूरिडिक्शन में नहीं है? और रात को 4 बजे का टाइम था। मतलब दिन दिहाड़े आप कत्ल भी करो और करामात भी करो और दूसरों पे इल्जामात भी लगाओ। आप कह रहे हैं 80% ग्रिप कराची पे आपकी है, 90%। हमने ये भी तस्लीम कर लिया। तो फिर 90% जिन लोगों की ग्रिप पे है, उसके शहरों में कौन अननोन आके कत्ल कर जाता है? साबरी को शहीद नहीं किया गया। आपके इन लोगों ने, जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होने दिया, फौजी अदालतें तो बना ली, लेकिन दहशतगर्द फांसी देने के लिए इनके पास नहीं रहे। तो याद रख लें, ये पहला नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, लेकिन आपका ये सिस्टम कातल है, कातल है, कातल है। अली जैदी साहब, वेलकम टू खरा सच। और आई होप कि हम कोई अच्छे मौके पे आपको बुला रहे होते। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि अमजद साहब मेरे दोस्त हैं तो वो गलत है। मेरी उनसे वाकफियत बहुत अच्छी थी, लेकिन असल में मैं उनका फ़ैन था, और उनके फ़न की हैसियत से और उनकी शख्सियत की हैसियत से। आप तो उनकी 25 साल की आपकी और उनकी रफ़ाकत रही। आप मुझे क्या बता सकते हैं आज के वाक़े के बारे में? मैं मुबशर आपको पहले जरा एक छोटा सा आपके नाज़रीन को भी आपको ब्रीफ कर दूं कि मेरी उनसे मुलाकात कैसी हुई थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और मैं एक्चुअली उनके वालिद जो थे हाजी साहब, ये 1992 में अमेरिका में मैं जब था, तो ये वहाँ एक प्रोग्राम फॉर्म किया था कव्वाली की। तो उनसे मैंने एक कव्वाली इनकी जो शायद उस वक्त तक रिलीज नहीं हुई थी, मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप अगर वो वाला कलाम सुना दें। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये आपने कहाँ सुन लिया। वो अभी रिलीज हुई थी, वो रियल वर्ल्ड जो पीटर गैब्रियल की जो कंपनी थी जिसमें नुसरत फतेह की, उन्होंने उनकी एक सीडी रिकॉर्ड की थी। इत्तेफाक से मेरे पास उसकी एक कॉपी थी जो मार्केट में रिलीज हुई थी, मेरे एक दोस्त ने मुझे दी।
तो वो फिर अगले दिन नाश्ते पे मेरे घर आए, दोनों, अमजद भी और अमजद के वालिद भी, और बहुत देर बैठे और उन्होंने फिर वो कॉपियां भी ली और बहुत सारी रिकॉर्डिंग दी। उन्होंने मुझसे वादा ये किया था कि जब भी मेरी शादी होगी तो वो मुझे एक गिफ्ट देंगे, प्रोग्राम करेंगे मेरे घर पे। 94 में हाजी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी शादी 95 में हुई तो अमजद साबरी और मकबूल साबरी जो उनके पिता थे वो उस वक्त साथ परफॉर्म करते थे, अमजद उस वक्त स्टिल ट्रेनिंग में थे, उन्होंने मेरे घर पे वो अपने वालिद का वादा पूरा किया। इंतहाई नफीस, ठंडे मिजाज का, बहुत ही, माने आप किसी वक्त भी कॉल कर लें, अक्सर मैं रात को 2-3 बजे उसको कहीं से भी फोन करके बोला था, यार अमजद अच्छा सा शेर सुना दो। वो जबरदस्त किस्म का कोई ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या मौला की शान में ऐसा शेर सुनाता था कि वो आदमी का दिल, तो ही हैड दिस गिफ्ट। और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। अब मैं थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें, थोड़ी सी इजाजत दें, तो मैं भट्टी साहब की बात पे कमेंट कर दूं। देखिए, शहीद तो वो हो गए, शहीद किया गया उनको, क्योंकि रमजान का महीना है, रोजा भी वो रखते थे, तो हम श्योर वो रोजे में भी थे। लेकिन जो उन्होंने बात की नेशनल एक्शन प्लान की, नेशनल एक्शन प्लान के तो अभी तक उन्होंने पैसे भी रिलीज नहीं किए हुकूमत ने। जितने लोग, जितने रेंजर्स ने पकड़े हैं, पुलिस का कोई काम हुकूमत सिंध ने तो किया नहीं, पुलिस इस्तबा, रेंजर के ये पीछे पड़े हुए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है टू शो कि जी रेंजर्स फेल हो रही है। ये जो 3 दिन से वाकया था ना, एक डॉक्टर का भी कत्ल हुआ है 2-3 दिन पहले, और आपका भला करे, ये चीफ जस्टिस साहब के बेटे अगवा हो गए, ये अमजद साहब भी इनका क्या काम था इन लोगों का? टू शो कि रेंजर्स का ऑपरेशन फेल हो रहा है। और जो भी लोग ये बात कर रहे हैं कि रेंजर्स का ऑपरेशन फेल हो रहा है, उनका बारे में सबको पता है। मैं नाम प्री मैच्योर नहीं लेना चाहता, लेकिन ये मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह एक वीडियो ऐसी भी आएगी जब ये पकड़े जाएंगे, और वो वीडियो जब रिलीज होगी तो वो कहेंगे, वो बताएंगे, जैसे नहीं वो हकीम सईद के मान रहे हैं कातिल आज, सौलत मिर्जा साहब ने भी बोला था ना, हाँ, इसी तरह की एक वीडियो आएगी और कायदा की थी, हमें कहा गया था और फला फला नंबर से कॉल आई थी और फला फला साहब ने कहा था कि फला फला काम कर दो, और हमने जाके अमजद साबरी का को शहीद कर दिया। ये मेरा दिल, मैं शायद ही कभी इतना रोया हूँ टीवी देख के, मोबाइल जितना मैं आज हूँ, इसलिए कि मेरा आई कैन नॉट बिलीव इट है, आई कैन नॉट। मैं थोड़े दिन पहले ज़ियारतों में गया था, वहां से मैंने अमजद को फोन, और वो जो ट्वीट है, मैं इस ट्वीट के बारे में प्लीज बात जरूर करना चाहूंगा। 2 ट्वीट्स आई हैं, एक अजीजाबादी साहब की और एक नदीम नुसरत साहब की, जो पिछले हफ्ते पाकिस्तान को तोड़ रहे थे, उनकी एक और रिकॉर्डिंग भी है। अमजद साबरी को मैं पीएसपी में नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मुझे ये पता है कि पीएसपी ने उनको अपने प्रोग्राम से, जो उनका जलसा हुआ था एक दिन पहले, इन्वाइट किया था प्रोग्राम में। अमजद साबरी इसलिए नहीं जा सका क्योंकि अमजद साबरी अमेरिका में था, और ये अमजद साबरी ने मुझे खुद बताया, क्योंकि वो हर जगह परफॉर्म करता था, और मेरे घर में भी करता था, जरदारी साहब के भी करता था, तो वो जेल में जाके सौलत मिर्जा के लिए भी, वो तो कमाल था, वो तो पैगाम में मोहब्बत पहुंचा रहा था, हर एक को पता, इश्क का पैगाम देता था। और क्या काम होता है सूफी का, हर एक जगह वो ये करता था, हर जगह हर वक्त बोलता था, भाईचारे की बातें करता था। मैं उसके घर जा चुका हूँ लियाकताबाद में, कई दफा रात को 2 बजे बैठ के हमने कवालियां सुनी है। तो ये बहुत, मेरे ख्याल में they have actually damaged Pakistan, like साबरी कवाल का घराना आज वो एक, he was the carrying that baton जिसे कहते हैं ना, जो फ्लेम कैरी कर रहा था साबरी कवाल खानदान की। बहुत दिल दुख गया, और वैसे एक इतना अच्छा इंसान का आज इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि फनून लतीफा का दुनिया भर में नुकसान हुआ है। बड़ी साहब, कमिंग बैक टू नेशनल एक्शन प्लान, आपके ख्याल में उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई? उसमें कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई मुबशर साहब। इस इशू पे मैं कह रहा हूँ, कातलों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, कातलों को पहचानने की ज़रूरत है। मैं ये अवाम से गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने कातिल पहचान लें। ये कातिल गुमशुदा नहीं है, ये नामालूम नहीं है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। आपको इक़्तिदार प्रोटोकॉल लेने के लिए नहीं दिया जाता, लोगों की जानो माल की हिफाजत, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब देखें ना, आपकी वफाकी हुकूमत लंदन से चल रही है, आपकी सिंध की हुकूमत कभी अमेरिका से चलती है, कभी लंदन से, कभी दुबई से। इधर तो कठपुतली लोग बैठे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, जिनका इनकी अवाम के साथ वास्ता ही कोई नहीं है। लिहाजा अगर मैंने गुजारिश की है, मैं तो रेंजर से भी आज गुजारिश करता हूँ, फैसला तो उन्होंने खुद करना है। यहाँ वो हुकूमत से फुल पावर्स ले,
जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में मुल्ज़िम साबित हो चुके हैं, उन सब के मिलिट्री केसेस चलाएं, उन्हें सजाएं दिलाएं, वरना ये उनको नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है जिसमें मेरा ख्याल है कुछ लोग बड़े तरीके से कामयाब हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ इतलात है कि पंजाब में भी एक दो ऐसे लोग जो लोगों के दिलों में बसते हैं, पॉलिटिशियन ना होंगे, उनका नुकसान कराया जा सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कातिल को पहचानने की ज़रूरत है। अवाम नहीं कातिल पहचान रही तो ठीक है, फिर उनके बच्चे भी यतीम होंगे, वो भी लावारस होंगे। जब आपकी हुकूमत आपके फ़राइज़ की अदायगी में कोताही करे और दुश्मन आपके सामने हो, आपके चेहरे के सामने हो, रहा आपके मुल्क में हो, और आपकी ही एजेंसियां, आपकी ही हुकूमतें, आपके ही सियासतदान कहते हैं फलां आदमी राह का एजेंट है, तो भाई कराची में क्या डॉक्टर आसम के अलावा और कोई बड़ा मुल्ज़िम नहीं है? कहाँ गए अरबों रुपए खाने वाले, खरबों रुपए खाने वाले? एक तरफ आप कहते हैं कराची से 2-2.5 लाख 2 अरब रुपया भत्ता लिया जाता था रोजाना, कितनी रिकवरी की है? लिहाजा आपको फौज पे डिपेंड करने की बजाय अपनी पुलिस को, आपके अदारों को मजबूत करना होगा, उन्हें पोलिटिसाइज करने से बाहर निकले। आपने जो सिंध में वजीर दाखिला लगाया है वो सुना फरियाल तालपुर साहब का ताबेदार है, उसको उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हो सके, उसे पता ही नहीं है कि हैवती क्या है। वो तो ये कहता है मैडम क्या था, अच्छा चाय, मैडम पानी, मैडम रोटी। व्हाट इज दिस यार? पाकिस्तान इस तरह, मुल्क इस तरह नहीं चलते, इस तरह तो छोटी सी दुकान नहीं चलती। फिलहाल तो इसी तरह चल रहा है। अली जैदी साहब स्काइप पे चल रहा है पाकिस्तान के साथ। बड़े मजे की बात है कि चले भट्टी साहब, मेरा बारी बारी नाम तो नहीं पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस का, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। चले मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में है कौन? ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी साहब है, ना अल्ताफ हुसैन है, फजलुर रहमान तो गायब हो गए एक मीटिंग करके, पता नहीं इनको क्या हुआ, वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, शायद लंदन पसंद आ गया उनको। मुशर्रफ साहब भी तबियत ना होने की वजह से बाहर आ गए, शायद चले उनकी तो उन्होंने पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में तो लीडर बचा कोई नहीं है। ये जो नेशनल लेवल के हैं कौन, सारे बाहर हैं। इनको कोई पाकिस्तान से डू यू एक्चुअली थिंक कोई पाकिस्तानी, कोई सेल पाकिस्तानी ये सोच सकता है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर लीडर है, जो हाकिम है, लीडर तो मैं बोलता ही इनको पाकिस्तान से कोई मतलब है, मकसद है? ये तो बिजनेस है, पैसा कमाओ, बाहर प्रॉपर्टियां बनाओ, अयाशी करो। मुबशिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है शौकत अजीज है फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, फाइनेंस मिनिस्टर, कितनी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त से एक बिल असेंबली में पड़ा हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल। अगर उस वो बिल पास हो जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट दुनिया के किसी भी पता नहीं अली जैदी साहब, कई बिल पास हो चुके हैं, उन पे कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? आर्टिकल 663 के ऊपर कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? ठीक है, ये इस बिल पे इसलिए नहीं हो रही कि कोई और गवर्नमेंट आपसे हिसाब मांग सकती है अपने सिटीजन का, और आप उस बिल के सिग्नेटरीज इंटरनेशनली आप आराम से लेके इंग्लैंड को कि ये बंदे का सारा में भेजो, वो भेजेंगे। यूएई जैसी जगह जहाँ पे सारी उन्होंने भी साइन किया हुआ है, हम नहीं करते, हम बात ही नहीं करते असेंबली में उस बिल की। आपको ये सारा देयरफॉर करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया है। दे आर ओनली अपने पैसों की इनको फिक्र है। लोग मर रहे थर में बगैर गंदा पानी पीने से। कराची में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली कम है। कल परसों काटे के लेकर 50% इंक्रीज हो गई है कराची के बिजली की चार्जेस, फिर भी बिजली नहीं है। 75-80% ऑफ कराची इज विदाउट वाटर। चलें अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे अली जैदी, पीटी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान में क्या क्या चीजें मिसिंग हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं हैरान हूँ, मेरे फ़ोन पे जो मैसेजिंग आई जा रही है, जितने ज़्यादा मैसेजेस हैं वो फारूक सत्तार साहब और नदीम नुसरत साहब को लोग जो है ना काफ़ी तनकीदी बातें उनके ऊपर कर रहे हैं और काफ़ी सवालात उठा रहे हैं, जो मैं अगर भी उठाऊंगा तो उसका गलत तासुर लिया जाएगा। मैं वो नहीं करना चाहता। भट्टी साहब की बात से लोग काफ़ी एग्री करें। एक बात ये भट्टी साहब कि औलाद तो सांझी होती है। मैं तो दुआ करूंगा, मैं पेरेंट भी हूं, तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला शाह साहब का बेटा जो है उसको जल्दी से जल्दी बाजियाब करवाए और वो सेहतमंद हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज ये तो पता चल रहा होगा सबको, जो मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफतें कर रहे थे और क्या कहते हैं, जो कहते थे इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एविडेंसेस नहीं है। दहशत गर्दी के एविडेंसेस नहीं होते, आपको पता होता है।
या नहीं पता होता। अगर आप उस तरह के एविडेंसेस करते हैं तो 9/11 के बाद अमेरिका जैसे मुल्क ने अपने लॉज ऑफ एविडेंस को टोटली चेंज कर दिया था ताकि दहशतगर्दों को सजाएं दी जा सकें। यहाँ पे क्या ऐसा दिन आएगा कि दहशतगर्द पकड़े जाएंगे और सजा पाएंगे? नहीं, यहाँ पर आएगा ही नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा अदारा नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं जो किसी ताकतवर को सजा दे सके। जो कहते हैं कि एविडेंस चाहिए, मुझे बता दे कौन सा खुदकश हमला। अब ये साबरी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, इनको शहीद कर दिया गया, इसका तो एविडेंस होगा ही कुछ नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने सैकड़ों ऐसे इवेंट कवर किए हैं कि हमारे सामने काम होता है, उस वक्त इंसान खौफ में होता, भागता है, वो मुलजम को थोड़ा पहचानता है। लेकिन मैं कहता हूँ शाह साहब का बेटा मिले, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लाखों करोड़ों शाह साहब ऐसे हैं जिनके बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला उन सबको भी इंसाफ दिलाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उन सबको भी, अल्लाह ताला इस मुल्क में लाखों लोग हैं जो जुल्म ज्यादती करते हैं, अल्लाह ताला उनको, जैसे बगैर ड्राइवर के गाड़ी नहीं ना चल सकती, ऐसे बगैर मुल्क के सरबराह के मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ चल रहा है। दोनों हकीकतें हैं। जैसे जुल्म को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ खत्म करता है, लेकिन इधर इंसाफ है ही नहीं, जुल्म ही है। देखिए मुबशर साहब, जो बड़ी ताकतें हैं पिछले 25-30 सालों से आपकी इक़्तिदार में रही हैं, वो हम कहती हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई है। वो भाई अल्लाह के बंदो, इक़्तिदार में आप लोग हो, जोंकों की तरह चमड़े हुए हो इक़्तिदार को, तो बताओ साजिश किसने की है? क्या शहीद होने वाले ने साजिश? इसका मतलब है साबरी ने साजिश की है। कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि कत्ल होना मना? कत्ल करने से रोका गया, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। शाह साहब साबरी साहब ने यहाँ शहीद होना था, लेकिन कत्ल करने से रोका गया। लेकिन इन हमारे संगदिल हुक्मरानों ने कत्ल करना सवाब बना दिया और कत्ल होना जुर्म बना दिया। मुझे तो लगता है जैसे सानिया मॉडल ने साबरी साहब पे ना पर्चा दिलवा देंगे कि वो कत्ल क्यों हुए। मुझे डर लगने लग पड़ा, खुदा की कसम, आपके हुक्मरानों से, जिनके पास इस वक्त इक़्तिदार है, जिनके पास पावर है। हजरत अली ने फरमाया था ना कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की नहीं चल जुल्म सकती। चल रही है ना, यहाँ तो चल रही है अरसा दराज से। नहीं, अपना बात यह है कि ऐसे लोगों की बातें गलत नहीं साबित होती। नहीं, आपकी शेर खुदा की बात तो गलत नहीं, लेकिन इत्तेफाक है, चल रही है ना। हाँ, इसका दौरानिया मुझे वो नहीं उसका पता, लेकिन मेरी गुजारिश तो दुआई कर सकते हैं ये है कि आपके इस मुल्क में मुसल्लत रहने वाले तीनों बाहिर हैं साहब। जो आप फरमा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का तारिक साहब कह रहे थे बन जाए, ओ भाई आपके जो 3 बड़े इक़्तिदार में रहे हैं उनकी 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी बाहर है, पैसा बाहर है। वो पागला केस बनाए, एयान अली का नाम तो ECL में डल जाता है। यार मैं हैरान हूं, इसहाक डार को आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। कमाल आप कर रहे, कानून है आपका। जो दफा मिनिस्टर डिफेंस, वो फौज को गालियां देता है, फौज के लिए नामुनासिब असेंबली में अल्फाज इस्तेमाल करता है, आप उसको डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग में बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग के बंदे को, जो अरबों रुपया पनामा है, जो मैंने और आपने इंकशाफ नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है पनामा में पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं मुलव्वस जिसने ये इंकशाफ किया हो, आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। फिर आप चोरों को चौकीदार बनाते हैं और कहते हैं हमारा घर महफूज रहेगा। कैसे महफूज रहेगा ना, मुझे बताएं किस तरह महफूज रहेगा, जब आपको पता है कि भेड़िया आपके घर के बाहर पड़ा है, जब उसको भूख लगेगी अंदर से खा लेगा, उनको बाहर से शिकार नहीं मिलेगा। तो शिकार का तो हम है ना, ये तो शिकारी है। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश, मैं बार बार कह रहा हूं, फौज भी समझे उनको डैमेज करने की बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं और पसे पर्दा कुछ ताकतों के राब्ते हैं। जमहूरियत अगर खतरे में पड़ती है तो ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं? मैं जमहूरियत है ही नहीं, मेरे से आर्गूमेंट करें जमहूरियत है, मैं साबित करता हूं जमहूरियत नहीं। मियां साहब कहते हैं बिल्कुल जमहूरियत है। नहीं, जमहूरियत जिसको 21 जमातें कोर्ट में जाए और कहीं धांधली हुई है, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब, भी RO के इलेक्शन है, खुद मुस्लिम लीग नून ने फरमाया धांधली हुई है। और जिस जगह साइकिल की चोरी की साइकिल नहीं चल सकती, चोरी की मुर्गी करने वाले की टांगे तोड़ देते हैं, पूरी की पूरी लोगों का मैंडेट लेके चोरी करके उसको जमहूरियत का नाम देके हुकूमत करने वाले को आप कहते हैं कि चलने दे। क्यों भाई मैं चलने दूं? किस लिए चलने दूं? मैं मानते नहीं, पहले तो साबित करें जमहूरियत है। 40 सिक्के आपके आईने में, अवाम की जानो माल की मेरी हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है, मेरे बाप से एहसान नहीं करेंगे। साबरी की जानो माल की हिफाजत जिम्मेदारी थी, वो इस पाकिस्तान का फर्द था, उसको शनाख्ती कार्ड दिया गया था। तो मुझे बताएं ना, आईनी जिम्मेदारी है तो वहां जमहूरियत नहीं है? इनके एक बंदे के लिए मजम्मत कर रही है ना यार, मजम्मत करते हैं, इंक्वायरियां करते हैं, कमेटियां बना देते हैं। कमेटियां कभी निकली है, खुद ही डैन है, शीदो डैन, कमेटियां खाई जाती हैं बना बना के। मुझे बता देना, चलो हम सिंध के इशू पे ले लेते हैं। आपका जस्टिस बाकर का कहां गया केस?
बाकर नजफी का मॉडल टोन वाला। भाई वो तो उनकी उसके पसंद बाद नहीं आई थी ना उनकी जो उसके रिपोर्ट। बाद आपके एक और जज साहब ने एक लीडर पर पाबंदी लगाई, आपने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट। वो तो इसलिए बनवाया है कि उसने क्यों अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगवाई। तो जब एक तरफ आपके दायरे एक कहते हैं राह का जंट है, आप लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, 100% मैं उनका 100% ये कर रहा हूं। कसूर है ना कि अल्ताफ हुसैन को वो गालियां देते थे, फौज को गालियां देते थे, पाकिस्तानियों को गालियां देते थे, हमें और आपको मेरी धमकियां तो- देते थे, तो इसलिए उनकी आवाज बंद मुबशर कर साहब दी। मेरी तरह है, वो तो रिजाइन देने लगे थे। बात यह है कि अभी तो और मुजाहिर जस्टिस नकवी साहब- साहब का आप देखिएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती। नहीं देखिए, मैंने तो सुना है वो रिजाइन देने लगे थे, इतना खौफजदा हो गए थे इनसे। इस मुल्क में यार जब इंसाफ करना जुर्म होगा, आफ्ताब चीमे ने उधर गोली चलाने से मना किया, आपने उसको जबरी रिटायर कर दिया, मोहम्मद अली नेकोकार ने किया, देखिए, मैं आपको एक बात आपने उसको कहूं। घर भेज दिया, शारिक कमाल आपको बहावर याद नगर है- वाले ने किया, आपको- उसको आपने कहा माफी मांगे। आपको याद है कि मैं और आप अदालत में एक साथ खड़े थे हाँ, जब मैंने- आपकी लड़ाई हुई थी वहां पे। हाँ मैंने फेस किया, एक उन्हें मिनट। मेरे पे कंटेम्प्ट लगा मेरे ऊपर तो हर तरह का उन्होंने लगाया ना, लेकिन मैं आपको ये बात कहूं, मैं आज भी अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, उनका फैसला सही था और उनके साथ अब ये गलत खूर है। लेकिन- यानी जिस शख्स से असूलन तो मुझे उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। मुबशर साहब मैं यही मौकफ कह रहा हूँ ना, जो बंदा थोड़ा सा स्टैंड लेता है, मुझे भी उन्होंने बहुत नामुनासिब, मेरा ख्याल है अगर टॉक शो में किसी की करेक्टर असैसिनेशन मेरा राइट नहीं है और किसी सरकारी इदारे में भी बैठ के किसी दूसरे की किरदारकशी उनका नहीं, right ठीक है। लेकिन उनका शरीफ आदमी का ये कसूर है कि उन्होंने उधर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें हाथ डाला तो आपने उनको उधर खराब करना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने एक पूरे पाकिस्तान की अवाम पर किया जो एंटी स्टेट जा रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, आपने उसकी जिंदगी के पीछे आ गए, आप उसकी पेंशन खत्म करने लग पड़े। लिहाजा कौन इंसाफ करेगा मुझे बताइए। ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। नहीं इल्जाम नहीं, वो बदला ले रहे हैं यार। फिर वही बात है, जब उनको किसी ने कहा था आजकल किसी को हुकूमत चलाने के लिए दूसरी सियासी जमातों की जरूरत है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ था जी हम ये अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी खत्म कराएंगे, उस अल्लाह के नेक बंदे ने नहीं की, वो डट गया तो उसको सजा मिली। इस पाकिस्तान में नेकी गुनाह है। आपका मतलब है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को अल्ताफ हुसैन के ऊपर टीवी के ऊपर जो पाबंदी लगाई उसकी सजा मिल रही है? जी मेरी इतलात बीइंग ए जर्नलिस्ट ये है 100% है, 100% है। एक जज ने नैब ने मियां मंशा के वारंट निकाले तो एक जो इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं इसी साल के एंड पे, उन्होंने आके उसका स्टे करा दिया। यार आप पाकिस्तान चंद ताकतवारों की अमाजगाह है, खुदा की कसम 99% मुबशर साहब कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तो बंद करें अमजद साबरी पे, भाई बंद कर दे साबरी साहब की तस्वीर। अगर तो इनके कातिलों को पकड़ना ही नहीं है, असल कातिलों को नहीं पकड़ना तो फायदा क्या है? मैं कह रहा हूं कातिल सामने है, मैं कह रहा हूं कातिल सामने, पहचानो। अगर नहीं पहचानते हो तो कसमों को खाओ, फिर और मरो और मरो। कल को ईदी साहब को भी कोई शहीद कर देगा, फिर कहना इसके एविडेंस नहीं है, उसके मुल्जमान को रिहा कर देना, वो आके फिर और 10 ईदी मारेगा। और मुझे बताया कौन सा दहशतगर्द एविडेंस छोड़ के जाता है आज तक जितने वाकये नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बल्दिया टाउन फैक्ट्री की जो आतिशबाजी उसमें सारा एविडेंस है, और सौलत मिर्जा की स्टेटमेंट से बड़ा एविडेंस क्या है? कितने लोग उधर शहीद कर दिए गए, अब मुबशर साहब आप फंस गए, कितने लोग बल्दिया फैक्ट्री में शहीद हुए? बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद। उनके जो मुल्जमान है जो जो उसमें मुलव्वस थे, कितनों को सजा मिली? ईमानदारी से बताएं, आप लोगों को बताएं, एक को भी नहीं, एक को भी नहीं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं एविडेंस और सौलत मिर्जा के बयान में आ गया था। 350 लोगों को जलाना जुर्म नहीं है यार, एविडेंस कहां से ढूंढते हो? अब मुझे एक याद है, लाहौर में एक बाद में चीफ जस्टिस बन गए, उनको एक मुलाजम ने मारा, उनके मुलाजम ने टोके से। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस वक्त के आला पुलिस अफसर को बुलाया और कसम खुदा की उसको कहा इसको मुकाबले में मरवा दो। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं मरवाना, आप तो 100 मुठो लेते हैं। उन्होंने कहा ये अदालतों से छूट जाएगा। उन्होंने कहा जी आपके जज को जख्मी किया, मुझे तो नहीं किया, आप सजा दें। अब देखे ना, जब आपके अपने गिरेबान पे हाथ पड़े तो आपको याद आ जाए मुकाबले में मार दो। जब वो दहशतगर्द आपके पास आए 100 कत्ल करके और आप कहें कि एविडेंस लाओ, आप मिसिंग पर्सन का केस चला दो, आप ये चला दो, आप वो चला दो, आप पैमरा से नोटिस चला दो, आपको कोई वो जो राना मशहूर है वो सुना है, वो भी पैमरा को दरखास्तें देता जाता है मशकूक, क्या राना मशहूर, वो मशकूक और नहीं मशहूर यार, जो करप्शन में बड़ा मशहूर है, वो जिसके अक्सर टीवी में नैब में पता नहीं चीजें मैंने ही चलाई थी और आप मेरे प्रोग्राम में थे जब मैंने चलाई थी। मैंने नहीं, मेरे खिलाफ तो वैसे वो नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। मेरे खिलाफ भी है, फिक्र ना करें। पाकिस्तान में जितने करप्ट माफिया को अब डिफेंड किया जा रहा है और मजबूत हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ था। लिहाजा मेरा ख्याल है ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पाकिस्तान तो अवाही के दहाने पे है, अगर इधर से इधर ले आए तो बच जाएंगे, अगर इन्हीं लुटेरों के हाथ में इसकी भाग दौड़ रही तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आरिफ हमीद भट्टी, मेरे ब्रेक के बाद।
टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आपको बताऊं कि अगर एक मैं हकीकी जायज़ा लूं इस मुल्क का, तो ना वफाक में हुकूमत है, ना सूबों में हुकूमत है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना पीने का पानी है, ना अस्पतालों में कोई सहूलत है, ना स्कूलों के ऊपर छत है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसका तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है कि जो अल्लाह बचा ले तो बचा ले, वरना एक तो बच नहीं रहा, दूसरा हमारे अस्पतालों का हाल नहीं है कि वहाँ पे कोई भी बच जाए। हमारे ऊपर कर्जे इतने बढ़ गए हैं और पिछले 8 सालों के अंदर सिर्फ हमारी जमहूरियत ने तकरीबन को 27 बिलियन डॉलर कर्जा ले लिया। और हमें पैनामा लीक से पता चलता है कि पाकिस्तान का तकरीबन 200 बिलियन डॉलर जो है वो स्विस बैंक्स में है, और पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, ये नहीं हमें अभी पता चला, वो पैनामा के अकाउंट्स के अंदर मौजूद है ऑफशोर कंपनीज में। और हमारे जितने सियासतदान हैं, चाहे वो हुकूमत के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो TORs बना रहे हैं। मसला ये है कि अगर मैंने किसी की भैंस चोरी की हो तो क्या मेरे साथ बैठ के आप इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके या टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएंगे? भट्टी साहब, माजरत के साथ, 3 तरफ से आपके मुल्क पे हमला हो रहा है, फिजिकली अफगानिस्तान से, इंडिया से, और मोसाद जो कर रही है आपके ऊपर यहाँ पे NGOs के रूप में और चीज़ों के रूप में, और हम लोग यहाँ पे रंगीन ट्रांसमिशनें कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में। यानी उनको अगर हम गाने का प्रोग्राम करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उसमें, लेकिन हम जब रमज़ान शरीफ का नाम दे के उसकी बेहुरमती करते हैं तो उसमें मुझे ज़रूर एतराज़ है। और इस मुल्क में मजम्मत ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर तो फौरी तौर पे शुरू हो जाती है, लेकिन क्या कल पूरा कराची 2 करोड़ अवाम अमजद साबरी के जनाजे पे आएगी ताकि दहशतगर्दों को पता चले कि एक अच्छे आदमी की जान ली उन्होंने? मेरे ख्याल में अमजद साबरी साहब के जनाजे में जाए ना जाए, जिन लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं किया और जो साजिश के तहत इस मुल्क को कत्लगाह बनाना चाह रहे हैं, अवाम को उनके घरों में जाना चाहिए और वहाँ जाके उनके गिरेबान पकड़ने चाहिए। देखें, अमजद साबरी अल्लाह की इमानत थी। हर वो इंसान जो पैदा होता है उसने मरना है, वो अपने मुकर्ररा वक्त पे चले मुझे गया। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली कि उनके एक साथी बच गए हैं। उसको भी मार देंगे, कोई बात नहीं। जब ये हुक्मरान है, आप फिक्र ना करें, अवाम नहीं बचेगी। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अभी आपने फरमाया कि पनामा लीक में TORs बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब है आप ये तस्लीम कर रहे हैं आपके पाकिस्तान में 70 साल हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कोई जुर्म ही नहीं है। यार वो मान चुके हैं, मेरे 5, 6, 8 फ्लैट हैं, सिर्फ ट्रेल बतानी है उन्होंने पैसे किस तरह लेके गए, वो तो नहीं बता रहे। तो आप मुझे तो मरियम नवाज की तरफ से पैमरा ने नोटिस दे दिया कि मैंने बात कैसे की है उनके ऊपर। नहीं, आप गुजारिश है, वो तो हुकूमत कैसे चला रही है, यानी इस बात में मुझे नोटिस मिला। 2011 में सना बुच्चा के प्रोग्राम में मरियम साहबा ने फरमाया था कि पता नहीं कहां से ले जाते हैं। तो भाई मेरे अब आ गया ना, बताओ कहां से लेके गए हो? इसमें TORs बनाने की क्या जरूरत है, मुझे बताएं ना। कातल भी सामने है, जाए वकूआ भी सामने है, माल बरामद भी है सामने फ्लैटों की सूरत में, तो TORs बना क्यों रहे हो? उनको बुलाओ, मियां साहब को बुलाओ, उन्हें कहिए ये बताएं पैसे किस तरह लेकर गए, कहां से कमाए। मियां साहब तो नहीं बता अगर वो इनोसेंट है तो उन्हें क्लियर। मियां साहब तो भाई सेल्फ्रिजेस में और हैरिड में और इधर उधर शॉपिंग कर रहे हैं, और वो वहां पे क्या कहते हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्जास खा रहे हैं। उनका जो एक जूता जिसको पहन के वो हाइट पार्क में वॉक कर रहे थे, वो 3.25 लाख रुपए का। आप कर लें जो करना है। यार बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो मेरी खाल का भी जूता बना लें तो मुझे एतराज नहीं है। मैं तो इतना सुनमुन बुकमुन हो चुका हूं, इस अवाम की खाल के जूतों से वो चल रहे हैं, हमारी सिस्कियों आहों ख्वाहिशों पे चल रहे हैं, हमारे बच्चों की ख्वाहिशों पे वो रोजाना पांव लेके चलते हैं आगे। और जिस कानून का, जिस जमहूरियत का आप कह रहे हैं, वो जमहूरियत है नहीं। चंद खानदान है, विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत करते हैं, पैसा बनाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, फिर जब वो अपोजिशन में हो फिर बाहर चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान में नोट बनाने आते हैं। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं लपेटेंगे और इसके असल जिम्मेदारों को, जहां भी है, जिस रूम में भी हमें है, पता क्यों नहीं चलता? जैसे चले मॉडल टाउन सानिया, तो उसकी बात ना करें, वो तो जमहूरियत के खिलाफ हो जाएगा अगर उस पर हम जिक्र करेंगे तो। छोटू गैंग पकड़ा गया, वो कहां गई खबर? अब मुझे बताया ना, छोटू गैंग पकड़ा गया, लाहौर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लोग ले गए, रेलवे की जमीन चली गई,
मतरूका इमलाक बोर्ड की जमीन चली गई। मुझे पिछले, चलो मार्शल्लाह को छोड़ देते हैं मुशर्रफ साहब को, पिछले 8 साल से आपकी जमहूरी हुकूमत है, मुझे एक ताकतवर को बता दे जहां सजा दी हो, जिसने अरबों रुपया पाकिस्तान का लूटा हो। आपके यही पॉलिटिशियन दूसरों को कहते थे अरबों रुपए ले गए, मैं कल गले में घसीटूंगा। अब मुझे बता दें किसको घसीटा? एक चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़ेगा? मैं एक जराइम में मुलव्वस हूं, मेरे एक साथी ने मेरे साथ मिलकर किया या अलग अलग किया, मैं उसको नहीं पकड़ने दूंगा, क्योंकि कल को बारी मेरी भी आएगी। ये जो लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन सब एक जगह पे, मुझे तो इस पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि 2 चोर याद रख लें एक साथ के खिलाफ नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन अगर लूट में फर्क पड़ा हो तब तो एक खिलाफ होंगे। नहीं नहीं, वो भी अब कुछ एनआरओ मांग रहे हैं। मेरा जाती ख्याल है मुबशर साहब, हम लोगों ने सिसकते रहना है, जूते भी खाना है और इन हुक्मरानों के गुलाम रहना है। इस पाकिस्तान में बेहतरी के दूर तक कोई आसार नहीं है, कोई माने या ना माने, बेहिस कौम है। आप साबरी के जनाजे में बुलवाने की बजाय खुदा के वास्ते जो जो भी ताकतवर जहां बैठा है उनके घरों में सुबह 5-5 लाख 2-2 लाख आदमी चले जाए ना, और उनके घर भी उतनी लोड शेडिंग करवाए जितनी बाहर हो रही है, सखर में हो रही है, इनको लग पता जाए। इनको जो मसाइल है वो तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखे, और जो मसाइल हमारे हैं, मैंने कल एक जिना अस्पताल 3 बंदों को सिफारिश की, खुदा की कसम, वो कहते हैं डायलिसिस के लिए 6 महीने के बाद का टाइम, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने वो जिंदा रहेगा? मुझे बताएं, जिसके घर में मौत उसके करीब आई हो मरीज को, 6 महीने बाद रहेगा? क्या ऑरेंज ट्रेन में जाएगा तो उसका जनाजा जायद हो जाएगा? क्या उसके बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे ऑरेंज ट्रेन में बैठने से? पीआईसी में सुबह बंदा भेजे, 3 वेल बंद है, उसे कहें कि उसका बाईपास कराना है, अगर साल से कम टाइम उसको मिल जाए नहीं है, तो मेरा गिरबान पकड़ ले। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 साल का टाइम नहीं है बच्चे की सर्जरी। तो फिर ऐसी कौम जो इन बातों के बावजूद जो उनका मियां साहब का इलाज तो बाहर हो रहा है ना यार। मियां साहब की तो इससे हमें कितनी खुशी है, हम तो बकरे काटेंगे, दुआएं करेंगे, ये करेंगे कि वो बाहर इलाज करें। जिन्होंने आपको नोटिस दिया उनके मोच सी आ गई थी पांव में, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, मैं तो उनके बड़े गुमाश्ते हैं, वो 17 दिन लंदन रह के आई थी, मोच वो इनकी तो मुर्गी का खून हमसे ज्यादा कीमती है, इनके तो घर में घास लगा हमारे जिस्म की खाल से ज्यादा कीमती है। आपको याद है जो आपने खबर ब्रेक की थी, उस पर हमें कितने भुगतना पड़ा था कि मोर के ऊपर 19 पुलिस वाले मुअत्तल हो गए थे। वो देखे ना, मैंने गुजारिश की है, एक बिल्ले ने मार दिया था उसको। बादशाह का मोर मारना गुनाह है और अल्लाह का अशरफुल मखलूक मारना फायदा है, जायज है, उसके लिए आपको विटनेस चाहिए। वो जंगली बिल्ले मार दिए। साहब को बादशाह कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप उनको कम से कम शहनशाह तो कहें। नहीं देखिए, वो तबीयत के भी बादशाह हैं। नहीं, शहनशाह। मुझे एक हमारे दोस्त हैं जनरल हुसैन मेहंदी, उन्होंने बात सुनाई, मियां साहब जब लड़कपन में से जवानी में शौक था, तो एक अदाकार है बड़ा, उनके घर में एक भारतीय अदाकारा आई, तो मियां साहब सिफारिश करवा के गए कि जरा मुझे इस महफिल में तो बिठा दे। वो जराबे नहीं थी पहनी, वो तो बंदा जल्दी में चले जाता है। वो बहरहाल, मैं अदाकार का नाम नहीं बताऊंगा आपने, फिर इनकी जो फरमाइश थी मैं वो भी नहीं बताऊंगा, वो अदाकारा फौत हो चुकी है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझसे ना पूछिएगा। बहरहाल छोड़ दे, लड़कपन में हो जाए। वो अदाकारा कौन है मुझे तो बता दे। नहीं, भाई तो जी फिर नोटिस आ जाएंगे, मुर्दे नहीं बोला करते। अच्छा, लिख के मुझे बताइए, मैं देखता हूँ कि मैंने नाम लेना है कि नहीं लेना। भट्टी साहब ये नाम नहीं लेना भाई। अच्छा, आप मुझे लिख के तो बताइए ना जरा, वैसे कोई लिख दें और बता गया कि मेरी से दोस्ती कराएं। अच्छा, ये जिनकी बड़ी बहन भी बड़ी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बहने बुने नहीं है, वो अकलौती औलाद थी। देखें, इंडिया से आए हों मियां साहब, बड़े आप समझते हैं मजाक, बड़े खुशखुलाक है माशाल्लाह, बड़ा हुस्न को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उनका और ज़ौक़ में इजाफा फरमाए, करते हैं। अल्लाह ताला उनके ज़ौक़ में और इजाफा फरमाए और पाकिस्तान के खून में और कमी कर दे, क्योंकि इन्होंने तो निचोड़ लेना। और सब बस छोड़ दे, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा, सुबह आपको भी नोटिस आ जाएगा, कोई कंटेम्प्ट में चले जाएगा, तो लिहाजा मेरा ख्याल है आने दें। उसकी वजह यह है कि अगर अब पाकिस्तानियों ने अपने हकूक़ के लिए नहीं उठना तो हम लोग नहीं उठ सकते। मैं आपको बिल्कुल खुल कर एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ टीवी पे बैठ के आपकी जंग लड़ते रहें और आप लोग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लाइटें ऑफ़ करें, एसी ऑफ़ करें और यूपीएस का पानी चेक करके सो जाएंगे और सुबह उठ के ज़िंदगी दोबारा मामूल के मुताबिक आप गुजार सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं और मैंने लोगों के फ़ोन काटने शुरू कर दिए और मैंने लोगों को जो है ना सुनना छोड़ दी है। लोग कहते हैं बदतमीज़ हो गया है, शायद घमंडी हो गया है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब लोग मुझे कहते हैं मेरा नाम ना आए लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। अब आप पता कर भाई, तुम्हारा नाम क्यों ना आए? नहीं, मेरे बच्चे हैं। तो मेरे क्या गुरीले के बच्चे हैं? मैं बाप नहीं हूँ? मेरे बच्चे नहीं हैं? जब मेरे ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं तो मेरे घर का बिल कौन देता है?
मेरे घर में अपना कौन आटा लेके आता है, वो नहीं नजर आता। नहीं, हम लोगों पे इतना बोझ ना डालें जिसका आधा भी आप खुद अपने कंधों पे नहीं उठा सकते। अगर आप अपनी हालत नहीं बदलना चाहते, अगर आप सिसक सिसक के कीड़े मकोड़े की जिंदगी रहना चाहते हैं, नाली के कीड़े की, और आप अपना जो है ना वो उससे खुश हैं, तो आपको मुबारक हो। अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोग इतने वसाइल वाले हैं कि हमें अस्पताल वाले भी पहले टाइम दे देते हैं, हमें स्कूल वाले भी टाइम दे देते हैं, हमें मिनरल वाटर भी मिल जाता है, और हमारी गाड़ियों के एसी भी चलते रहते हैं। प्रॉब्लम आपकी है। आपके लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हम पे आवाज़ें कसते हैं कि जी कोई कहता है लिफाफा ले लिया, तो कोई कहता है साइड ले ली, कोई कहता है जी ये तो उसका बंदा है। अरे आपके बंदे हैं, आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर अब भी नहीं जागना पाकिस्तानी कौम ने, तो फिर कोई नहीं आएगा आपको जगाने वाला। अल्लाह हाफ़िज़।